हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और हमने लास्ट टॉपिक में किर्चॉफ्स लॉज किए थे, तो आई गेस सबको वो समझ में आ गए हैं। और इफ़ समबडी फील्स लाइक कि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि दिस वीडियो कैन बी यूजफुल फॉर माय फ्रेंड और समथिंग लाइक दैट, तो आप अपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आपके दोस्तों के, आपके रिलेटिव्स के, आपके कजिन्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। फिलहाल आज के लिए हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। हम किर्चॉफ्स लॉ पढ़ चुके, अब व्हीटस्टोन ब्रिज आज के लिए हमारा टॉपिक है। तो बिफोर स्टार्टिंग, जैसे कि हम थोड़ा सा फील लेते हैं हर बार, इस बार भी व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या समझ में आता है। चलो व्हीटस्टोन तो निकाल भी दें एक बार के लिए, नहीं नाम समझ में आया, लेकिन ब्रिज से हमें क्या समझ में आता है। ब्रिज इज कनेक्टिंग टू रोड्स। कोई रास्ता जा रहा हो तो हम बोलते हैं ब्रिज। दो रोड को या फिर किसी दो जंक्शन के बीच में एक हम ब्रिज लगाते हैं। तो इस कंसेप्ट में भी हम किसी टाइप के ब्रिज का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिलहाल के लिए तो अभी हमारे पास ये एक सस्पेंस है कि ये ब्रिज कहाँ यूज हो रहा है और किस लिए यूज हो रहा है। तो इसको डिजाइन किया है वो CF व्हीटस्टोन ने किया है, तभी हमने इसका नाम व्हीटस्टोन उसी के नाम से रख दिए, CF व्हीटस्टोन से व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम छोटा सा डेफिनेशन है इसका वो एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन नहीं, पर ये हमें किस चीज के बारे में बता रहा है। It is an arrangement of 4 resistances used for measuring one of them in terms of the other 3. It is an arrangement of 4 resistances, माने 4 resistances आप देख पा रहे हो इस डायग्राम में भी। 4 रेजिस्टेंस का कुछ अरेंजमेंट किया है, और वो कुछ अरेंजमेंट जो किया है, जिस पैटर्न में किया है, वो भी एक अलग ही पैटर्न है। मतलब हम चाहते तो रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में लगा देते, या फिर सारों को जो है हम सीरीज में लगा देते, पर यहाँ पे जो थोड़ा पैटर्न है वो अलग ही है। तो हमने अरेंजमेंट किया 4 रेजिस्टेंस का, और किया क्यों है, हमारा मोटिव क्या है इसमें, टू मेजर वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ द अदर 3। सपोज करो कि मेरे पास P, Q, R, S 4 रेजिस्टेंसेस की वैल्यू है, मतलब ये 4 रजिस्टर लगे हैं। तो इसमें से कोई भी 3 रजिस्टर की रेजिस्टेंस मुझे नोन होगी, और सपोज करो मुझे S की रेजिस्टेंस निकालनी है। कुछ ऐसा केस आया है कि हमें एक चौथे रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो उसको कैसे निकालेंगे, यूजिंग दीज 3 नोन वैल्यूज। इस डायग्राम को यूज करते हुए, बेसिकली ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एक डायग्राम है। तो जो हम ब्रिज की बात कर रहे थे वो B से D तक कनेक्टिंग है। सिंस मैं D से A तक जा रही हूँ तो एक रेजिस्टेंस लगा है, मतलब ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, हम बात करेंगे अभी इसके बारे में। और A से B तक जा रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मतलब रेजिस्टर का रेजिस्टेंस जो है वो P लगा हुआ है। फिर B से C तक आ रहे हैं तो एक रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू Q है, और हमें निकालना क्या है, S का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें इसमें ये देखना है कि S का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करने वाले हैं। तो B से D तक कनेक्टिंग मैंने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, और गैल्वेनोमीटर के साथ एक की लगाई है। हम इसको अभी क्लोज भी कर सकते हैं इस की को। फिलहाल के लिए हम देखेंगे कि हमारी नीड क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से हम ओपन भी करेंगे, क्लोज भी करेंगे। तो हमें बस मोटिव याद रखना है, हमें इस S की वैल्यू निकालनी है। हाँ, हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था किर्चॉफ्स लॉज, उसको यूज करते हुए हमने कहा था ना कि ये जो है टॉपिक किर्चॉफ्स लॉ का, वो न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज़्यादा यूज आने वाला टॉपिक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में भी इक्वेशंस जो लगेंगी वो किर्चॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग ही लगेंगी, वो हम देखेंगे कि कैसे लगती हैं। तो गाइज, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्क्राइब कीजिए, तो पहले तो आपको करना क्या है, वैसे आता कम है पर फिर भी स्टिल एक थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेवर नो कभी आ भी जाए। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, नटशेल में फटाफट से करना है काम। एक तो डायग्राम आपको अच्छे से याद होना चाहिए। देखो मैंने डायग्राम में क्या किया, बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन ही पढ़ रहे हैं कि हमने डायग्राम में किया क्या है। तो आप कंस्ट्रक्शन डाल के नीचे लिख सकते हैं कि हमने क्या क्या लिखा है इन वर्ड्स, और ऊपर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखनी है, या फिर इसके बारे में लिखना है कि एक अरेंजमेंट है 4 रेजिस्टेंसेस का, जिसमें से 3 हमें पता होती हैं और एक हमें निकालनी होती है यूजिंग द अदर 3। तो ये डेफिनेशन सी होने के बाद हमें कंस्ट्रक्शन लिखनी है कि हमें किया क्या है। पहली बात लिखना है कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस PQRS, जैसे हम देख सकते हैं, जहां पे PQ और R रेजिस्टेंस जो है वो नोन है और S अननोन है। ऐसे लिखने के बाद फिर हमने ये भी लिखना है कि जो R रेजिस्टेंस है बेसिकली दैट कैन बी वैरिड, मतलब एक वेरिएबल
रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस से माने रियोस्टैट। अगर आपने रियोस्टैट देखा हो तो उसका जो हम नॉब है, ऊपर का नॉब को घुमाकर हम उसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली दैट इज एग्जांपल ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वो करने के बाद हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, फिर तो हम लिख देंगे कि एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी। एक सिंस गैल्वेनोमीटर खुद से एक इंस्ट्रूमेंट है तो उसकी भी तो खुद से कोई रेजिस्टेंस होगी ना, तो हमने जी सपोज करके रखी है। कोई भी अप्लायंस हो उसका खुद का एक रेजिस्टेंस तो जरूर होता है, ओपोजिशन टू करंट जो वो करता है, तो उसके लिए जी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है। और हमने इसको बी और डी पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया। तो ये हो गई कंस्ट्रक्शन की बात। अब हम इस पूरे सर्किट की वर्किंग को देखने वाले हैं। तो वर्किंग में आपको क्या करना है, व्हेन द की के, ये जो के की है इसको हम क्लोज कर देंगे जब, तो गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, नीचे एक बैटरी लगाई है जिसका ईएमएफ ई है, और इस पूरे जो कॉम्बिनेशन है ऑफ रेजिस्टेंसेस इस बैटरी से हमें देखो कनेक्ट किया है। तो इस बैटरी से आई करंट फ्लो कर रहा है, आप देख सकते हो सारे के सारे। और उसके बाद ये आई करंट बेसिकली दो जो रास्ते हैं उसमें डिवाइड हो रहा है। एक तो ए से बी तक का रास्ता है, पाथ है, तो इसमें I1 करंट चला गया है, ठीक है। और जो ए से डी तक का रास्ता है उसमें हमने मान लिया अगर ये I करंट टोटल था, I1 इधर चला गया तो I माइनस I1 करंट ए से डी तक के रास्ते में चला गया। उसके बाद क्या करना है, अगर ए से बी तक I1 चला गया तो हमने मान लिया कि बी से डी तक गैल्वेनोमीटर लगा है ना, तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज करो यहाँ IG करंट I1 में से चला गया, यहाँ तक I1 जा रहा था करंट, ठीक है। अब नीचे कुछ करंट डिवाइड भी तो होगा ना आगे, तो इसलिए हमने मान लिया कि IG के लिए, मतलब G के लिए IG करंट इसमें से फ्लो कर गया। और बचा कितना करंट, अगर यहाँ I1 निकला था, यहाँ से B की तरफ I1 निकला था, IG अगर चला गया तो I1 माइनस IG B से C तक के लिए रास्ते के लिए बचा हुआ करंट हो गया, ठीक है। और अगर नीचे से देखें तो हमने कहा था यहाँ I माइनस I1 जो हमने लिख के रखा है, यहाँ I गया था, यहाँ I1 चला गया था ऊपर A से B तक, और A से D तक हमने बोला था I माइनस I1 बच गया। तो अब I माइनस I1 और नीचे से ऊपर से क्या आ रहा है, IG आ रहा है, तो इन दोनों का जंक्शन पे एडिशन हो रहा है। क्यों, कैसे हो रहा है, किरचॉफ्स लॉ के कारण। तो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था कि करंट एंटर करे किसी पॉइंट पे या फिर किसी पॉइंट पे लीव करे, आखिर में करंट जो है कंजर्व्ड रहता है, या फिर चार्ज जो है कंजर्व्ड रहता है। तो हम सिर्फ अभी करंट को डिवाइड कर रहे हैं, करंट का सम कर रहे हैं, और लास्ट में देखेंगे कि ये जो आई करंट है ये पूरे सर्किट में कंप्लीट होने के बाद आई बचता है कि नहीं। तो करंट जितना यहाँ से लीव कर रहा है बेसिकली आई करंट, उतना ही यहाँ पे एंटर भी करना चाहिए किरचॉफ लॉ के कारण। तो अगर हम उस लॉ को देखें तो अभी तो हम बेसिकली करंट्स को डिवाइड कर रहे हैं, करंट्स का सम कर रहे हैं किसी जंक्शन पे। तो देखते हैं कि जो करंट वापस में बचता है वो आई बचता भी है कि नहीं बचता। तो आई माइनस I1 बांट दिया, ए से डी तक आ रहा था, ऊपर से IG आ रहा है। अब ये दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमें पता है नेट करंट जो होता है किसी भी पॉइंट पे वो सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन होता है, क्योंकि करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। तो IG I1 माइनस I1, I माइनस I1 प्लस IG ये जो है ऐड हो जाएंगे। तो अब ये बन गया I माइनस I1 प्लस IG, और ऊपर से I1 माइनस IG का करंट आ रहा है। तो गाइज आप अपनी कॉपीज में एक साथ में लेके बैठें, आप इसको अच्छे से नोट करें और खुद से डायग्राम बना के देखें कि अगर यहाँ से आई करंट चला, अगर I1 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो बचा I माइनस I1, फिर यहाँ पे I1 डिस्ट्रीब्यूट होगा, IG मैं सपोज कर लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है B से D तक, तो बचा I1 माइनस IG। तो इसको करने से आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब इतना करंट लेफ्ट आउट है, इतना हमने सम कर दिया है, तो इस जंक्शन पे सम होगा, ये दोनों आ रहे हैं। तो फाइनली जब मैं C पॉइंट की बात करूंगी तो B से C I1 माइनस IG आ रहा है, और D से C I माइनस I1 प्लस IG आ रहा है, और C पे इस सब का एडिशन हो जाएगा करंट का। तो देखो I1 माइनस I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, IG से माइनस IG कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा I। तो हमने देख लिया जितना करंट जा रहा था, निकल रहा था, एग्जिट कर रहा था, उतना ही वहाँ पे दोबारा से अंदर भी जा रहा है, एंटर भी कर रहा है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ का वर्किंग देखी बेसिकली हमने कि कैसे होती है। तो अभी हमने किया क्या, जब की क्लोज कर दी तो करंट बहने लगा, जो कि हम करंट अब देख चुके कि कैसे कैसे बह रहा है पूरे सर्किट में, कैसे कैसे फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। तो करंट फ्लो कर रहा है, तो सिंस अभी गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब इसके अंदर से IG करंट जो फ्लो कर रहा है तभी तो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर बेसिकली करता क्या है, करंट का मेजर करता है, करंट को बताता है कि बेसिकली उस सर्किट में से या फिर उस लाइन ज्वाइनिंग में से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा।
तो करंट फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो हमें करना क्या है बेसिकली, हमें ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाई है या फिर रियोस्टैट भी बोल सकते हैं, सिंस पी क्यू आर ये 3 रेजिस्टेंसेस नोन है, उसमें से सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस ऐसी है जिसको हम वेरी कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि इसकी ये रेजिस्टेंस की वैल्यू P फिक्स्ड है, इसकी Q की वैल्यू ये कुछ 5 ओम 6 ओम जो भी होगी फिक्स होगी, पर R एक ऐसी रेजिस्टेंस है जिसको हम वेरी कर सकते हैं और इसी को हमने वेरी करना है। वेरी ऐसे करना है, ऐसे कुछ नॉब हिलानी है, कुछ ऐसी रेजिस्टेंस पे इसको सेट करनी है वैल्यू सच दैट नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, मतलब B से D तक कोई भी करंट फ्लो ना करे, कुछ ऐसे एडजस्ट करना है। आप जब ये सर्किट लगाओगे तो आप देखोगे कि गैल्वेनोमीटर में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब नॉब हिलाते हिलाते रियोस्टैट की ये वाली रेजिस्टेंस की कि इसमें से गैल्वेनोमीटर से डिफ्लेक्शन 0 हो गई है, मतलब वो जो एरो है वो बीच पे आ गया। तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करा, इट मीन्स IG की वैल्यू जो यहाँ दिख रही है इसको 0 पुट कर सकते हैं। वो करने के बाद हम क्या कहते हैं, अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक करंट फ्लो नहीं कर रहा, इट मीन्स करंट का फ्लो का मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है? करंट के फ्लो का मतलब है कि चार्ज फ्लो कर रहा है, इट मीन्स B से D तक चार्ज फ्लो कर रहा है। और चार्जेस का फ्लो कब होता है, अगर हम और थोड़ा ध्यान से सोचें तो चार्जेस का फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तभी होता है जब इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल में डिफरेंस हो। अगर पोटेंशियल माने स्ट्रेंथ, किसी भी पॉइंट पे चार्ज की, इलेक्ट्रिफिकेशन की स्ट्रेंथ, कि यहाँ पे चार्ज ज़्यादा पड़ा है, यहाँ पे कम पड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है कि हायर से लोअर जो है हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें फ्लो करती हैं, तो B से D जो है चार्ज फ्लो करता, पर पोटेंशियल सेम हो गया, मतलब इन दोनों पॉइंट पे चार्ज की वैल्यू सेम हो गई है। सिंस करंट फ्लो नहीं किया, उससे हमने ये बात निकाली कि B और C पे पोटेंशियल सेम हो गया, अब शायद इसीलिए करंट नहीं फ्लो करा, और तो कोई रीजन हो ही नहीं सकता करंट ना फ्लो करने का। तो B पे भी पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, किसके सेम है? D से, मतलब B और D पॉइंट्स पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो गई। तो अब क्या करेंगे, इस कंडीशन में इस ब्रिज को हम व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम दे देते हैं, और व्हीटस्टोन ब्रिज को हम बोलते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन। तो इस कंडीशन को हम एक नाम देते हैं, वो होता है बैलेंस्ड कंडीशन। जब B से D तक कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता, करंट फ्लो नहीं कर रहा, इट मीन्स B और D सेम पोटेंशियल पे हैं, सेम स्ट्रेंथ है इस टाइम दोनों की, और पोटेंशियल सेम नहीं होता तभी करंट फ्लो करता है। अगर पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। उस कंडीशन में ये पूरा जो ब्रिज है, ब्रिज बैलेंस है। देख रहे हो, B से D हमने बोला था ब्रिज का काम कर रहा है, और ब्रिज अगर बैलेंस हो गया इट मीन्स दोनों की तरफ चार्ज का लेवल सेम है, तो ये ब्रिज बैलेंस हो गया, बैलेंस कंडीशन में है पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो गाइज, इस बैलेंस कंडीशन के अंदर, मतलब जब B से D तक करंट फ्लो नहीं कर रहा है, IG की वैल्यू मतलब 0 हो गई है इस टाइम पे, मतलब थ्रू गैल्वेनोमीटर अगर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इट मीन्स B से D तक कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो इसमें गैल्वेनोमीटर जो है देखो बिल्कुल मिडिल पोजीशन पे आ गया, जो कि हमें बता रहा है IG की वैल्यू इस टाइम पे 0 है। तो इस टाइम पे हमें इस पूरे ब्रिज के अंदर किरचॉफ लॉ को अप्लाई करना है, और वो भी किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करना है। अगर सेकंड लॉ देखा जाए तो हम क्या कहते थे, किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज्ड लूप में सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस, सॉरी, तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस यूज हो रहा होगा उन सब का सम, जैसे P के अक्रॉस जितना भी हो रहा होगा, Q के अक्रॉस, R के अक्रॉस और S के अक्रॉस जितना भी यूज हो रहा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस में एडिशन में EMF का सम, ठीक है, अगर कोई बैटरी लगी होगी उसका EMF लगा होगा, उसका कोई EMF होगा, तो उन सब का सम कर दें तो वो टोटल 0 के बराबर आता है इन अ क्लोज लूप। अब डिपेंड करता है कि आप क्लोज लूप कौन से के बारे में बात करें। बहुत सारे क्लोज लूप यहाँ पे इस कंडीशन में पॉसिबल हैं, जैसे कि पहला लूप मैंने लिया है A, B, D और A, मतलब ये वाला ट्राइंगल क्लोज लूप है, हम इसमें लगा सकते हैं किरचॉफ लॉ को। तो क्लोज लूप में कैसे लगाते हैं गाइज, अब मैं लास्ट टॉपिक में बता चुकी हूँ, तो अब मैं आपको थोड़ा सा फटाफट से स्पीड से लगा के बताऊंगी, बट आप लोग को समझ में आए ऐसे। तो देखो, P से कितना पोटेंशियल डिफरेंस, I1P, मतलब उसके अक्रॉस I1, देखो I1 करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद अगर मैं B से D तक आऊं, और बीच में तो कोई रेजिस्टेंस नहीं रहा, B से D तक आऊं तो करंट की डायरेक्शन भी सेम है, और हम आ भी B से D तक ही रहे हैं, तो मैं प्लस करने वाली हूं किसको, IG इंटू G, मतलब कि G की रेजिस्टेंस इंटू में IG, मतलब उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। किसके अक्रॉस, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस। अब मैं जब
डी से ए तक वापस आऊंगी तो जो मेरा लूप का डायरेक्शन है वो डी से ए जा रहा है, लेकिन जो करंट है वो नीचे को आ रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। और गाइस अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लें, बिकॉज वो आप ही के लिए यूज़फुल है, और जितना ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करेंगे उतनी ज़्यादा आपको पेपर में आसानी होगी। तो मैंने एक इक्वेशन लिख दी है यहाँ पे, और अब इस केस में क्या हुआ, IG सिंस हम कह रहे हैं IG की वैल्यू 0 है, मतलब इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू 0 है, तो मैं इक्वेशन को दोबारा से रीराइट कर रही हूँ। IG की वैल्यू 0 डालने के बाद इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू आर। मैं राइट हैंड साइड पे 0 था, माइनस वाली टर्म को उधर ले गई और मैंने एक इक्वेशन बना ली। हाँ, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। उसके बाद मैं किरचॉफ लॉ लगा रही हूँ BCDB में। देखो यार, BCDB, अब दूसरे वाले ट्रायंगल में B से C तक आ रही हूँ, ये देखो BCDB में लगाऊंगी, तो B से अगर C तक आ रही हूँ तो डायग्राम में ऊपर देखो Q इंटू I माइनस IG। अब ये जो है पॉजिटिव क्यों है पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हम B से C तक ही आ रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी नीचे को ही है। उसके बाद C से D तक आ रही हूँ तो करंट जो है ऊपर को है, ये I माइनस I1 प्लस IG, लेकिन हम नीचे आ रहे हैं तो माइनस में I माइनस I1 प्लस IG इंटू S। और एडिशन में अगर मैं D से B तक जाऊं तो करंट जो है फिर से नीचे को आ रहा है, देखा जाए तो IG, और मैं ऊपर को जा रही हूँ तो माइनस में IG इंटू G। अब फिर से IG की वैल्यू को पुट कर देते हैं 0, तो क्या बनी I इंटू Q, IG यहाँ से 0 हो गया, और यहाँ बना माइनस I माइनस I1, IG की वैल्यू यहाँ भी 0 कर दी मैंने, इक्वल्स टू 0। थर्ड टर्म तो वैसे ही 0 हो जाएगी क्योंकि IG 0 है, तो I Q इक्वल्स टू I माइनस I1 इंटू S, ये सेकेंड इक्वेशन। तो गाइज अब मैं क्या कर दे रही हूँ, 1 और 2 इक्वेशन को डिवाइड कर दे रही हूँ, लेफ्ट को लेफ्ट से लेफ्ट को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दे रही हूँ। तो हमारे पास बचता क्या है, देखो I1 से I1 कैंसिल नहीं हो रहा है बेसिकली। सॉरी गाइज, यहाँ पे जो हमने सेकेंड इक्वेशन लिखी है यहाँ पे I1 माइनस IG आएगा। अगर हम BCDB मतलब BCDB की बात करें तो B से C तक आ रहे थे तो Q इंटू I1 माइनस IG होगा, मैंने यहाँ पर I लिख दिया था, तो I1 माइनस IG था। उसके बाद हमने IG को 0 पुट किया था और यहाँ पे I1 आ जाएगा, ठीक है, बचा I1, तो I1 आ गया। तो अब यहाँ I1 आ गया। अब हम 1 और 2 इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो I1 से I1 देखो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा P बाई Q। कुछ नहीं किया, सिंपल मतलब मैथ्स है, आप अपनी कॉपी साथ में लेके बैठे हैं, आपको और इजी लगेगा। P बाई Q इक्वल्स टू, राइट साइड में देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म फिर से कैंसिल हो रही है और R बाई S बच रहा है, जिसमें से P की रेजिस्टेंस पता है, Q की रेजिस्टेंस पता है, R एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है वो भी हमें पता है जितनी भी हमने सेट की होगी, और S अननोन थी, S निकल जाएगी, S की वैल्यू होगी R इंटू Q अपॉन P। तो गाइज हमें बेसिकली निकालनी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू थी, जो कि हम निकाल चुके। अब छोटी छोटी बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल मतलब जो आप लोग अपना ईयर के एंड में जाके प्रैक्टिकल देते हो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे टीचर्स पूछते हैं, और उसमें से एक दो क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ। तो S की वैल्यू तो आ गई R Q अपॉन P, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू रख देंगे, Q की हमें पता है और P की वैल्यू हमें पता है। तो बेसिकली देखा जाए तो AB BC आर्म, ये 2 आर्म्स है हमारे पास अपर हैंड में, ऊपर देखा जाए तो ये 2 आर्म्स है, नीचे आर्म्स देखे जाए तो AD वाली आर्म और DC वाली आर्म या फिर CD वाली आर्म। हमने क्या पाया लास्ट स्टेप में, P बाई Q इक्वल्स टू R बाई S, इसकी रेजिस्टेंस अपॉन में इसकी रेजिस्टेंस का रेशो इक्वल्स टू इसकी रेजिस्टेंस अपॉन में इसकी रेजिस्टेंस का रेशो के बराबर था। तो देखा जाए द आर्म्स AB और BC and दूसरा पेयर ऑफ आर्म्स इज AD एंड CD आर कॉल्ड एज रेशो आर्म्स। रेशो आर्म्स से आप समझ पा रहे हैं रेशो आर्म्स क्यों मैंने बोला, बिकॉज P बाई Q का रेशो अगर देखा जाए ऊपर वाले सेक्शन में वो नीचे वाले सेक्शन के आर्म्स के रेशो के बराबर है, रेजिस्टेंस के रेशो के बराबर है R बाई S। तो AB और BC ये एक पार्ट हो गया, और AD और CD जो है ना, इन आर्म्स को हम चारों आर्म्स को रेशो आर्म्स बोलते हैं, बिकॉज ऊपर वालों का रेशो नीचे वालों के बराबर आता है। ठीक है, तो आप वैसे इसको P बाय R अपनी तरफ से चेंज करेंगे, P बाय R इक्वल्स टू Q बाय S भी कर सकते हैं, मतलब P बाय R इक्वल्स टू Q बाय S। वो तो रेशो को देखने का नजरिया आप कैसे देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, वो पॉइंट ये है,
इफ सपोज ये हमने पहला पॉइंट पढ़ा कि ए बी बी सी और ए डी और डी सी वाली जो आर्म्स हैं उनको हम रेशियो आर्म्स बोल सकते हैं। तो ए बी बी सी का एंड ए डी और सी डी को हम रेशियो आर्म्स बोलते हैं। आपस में ही रेशियो में होती है इसलिए हम इनको रेशियो आर्म्स बोलते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बी डी वाला जो आर्म है और ए से सी तक वाला जो आर्म है, मतलब बेसिकली ए सी वाला आर्म का क्या मतलब, ये मैंने नीचे बैटरी ही कनेक्ट की है इससे, ये वाला आर्म जिससे मैंने बैटरी कनेक्ट किया और ये वाला आर्म जिसमें गैल्वेनोमीटर लगाया। अगर इन दोनों आर्म्स को मैं इंटरचेंज कर दूं, सपोज बीच में लगा दूं बैटरी, बी से डी तक लगा दूं ये वाली बैटरी, और गैल्वेनोमीटर को उठा के मैंने बैटरी की जगह पे लगा दिया, मतलब इन दोनों आर्म्स को चेंज कर दिया है। तो अब हम ये पाएंगे जो गैल्वेनोमीटर की वैल्यू 0 आई थी, किसी रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस को हमने वैरी किया था, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस थी, रियोस्टैट की रेजिस्टेंस थी, इसको हमने वैरी किया था और ऐसे वैरी किया था कि यहाँ पे IG की वैल्यू 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर में से डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। तो उस केस में क्या किया था, अगर मैं इस G को उठा के यहाँ लगा दूं और बैटरी को बीच में लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन पे, और उसकी जो वेरिएबल रेजिस्टेंस की उस टाइम पे वैल्यू आएगी। सपोज करो आपने रेजिस्टेंस वैरी करके देखा कि हाँ इस रेजिस्टेंस पे जो है वैल्यू यहाँ पे 0 आ रही है या फिर डिफ्लेक्शन 0 आ रही है, तो वो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम ही रहेगी अगर आप इसको इससे इंटरचेंज कर भी देते हो। तो BD and AC of the Wheatstone bridge are called as conjugate arms because they are conjugate of each other. Conjugate से क्या मतलब, interchanging of the positions of both these two arms, मतलब कि अगर मैं BD वाली आर्म को AC वाली आर्म से रिप्लेस भी कर देती हूँ, इन दोनों की पोजिशंस भी चेंज कर दूँ, then also galvanometer does not affect the balance point of the galvanometer। ठीक है, तो जिस भी रेजिस्टेंस पे गैल्वेनोमीटर का बैलेंस पॉइंट आ रहा होगा वो तभी भी सेम ही रहेगा। तो गाइज इस वीडियो में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई डोंट थिंक सो इस यूनिट में व्हीटस्टोन ब्रिज से ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ज़्यादा से ज़्यादा यार इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि कोई डाउट है तो आई विल गिव अ नटशेल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो। मुझे मालूम है कि ये थोड़ा सा टॉपिक इज थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मुझे भी अच्छा लगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग वेरी वेरी सून, और उसमें हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।